हाय गाइस। आज हम बात करेंगे अपार इंडस्ट्रीज़ की। और मैंने पहले भी बोला था कि मैं एक ट्रिप पे जा सकता हूँ और शायद मुझे टाइम ना मिले, बट कल मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। ठंडा भी बहुत था और थका हुआ भी बहुत था, तो वीडियो नहीं बन पाया। अभी हम स्पीति जा रहे हैं और आई थिंक यहाँ से 100-110 किलोमीटर्स है बाकी। रोहतांग ला जो पास है वो सुना ही होगा काफ़ियों ने, तो उससे थोड़ा सा आगे पे ही है। तो दो दोस्त लोग खाना बना रहे हैं और बाकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाथ थोड़ा ठंडे हो रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो चलो बात करते हैं अपार इंडस्ट्रीज़ की। ये मैंने काफ़ी दिन से पेंडिंग है, इसीलिए मुझे लगा कि ठीक है, जब तक ये सब अपना कर रहे हैं तो तब तक एक वीडियो तो बना ही सकते हैं। तो अपार इंडस्ट्रीज़ का भी रिज़ल्ट आया है। इसका पहले रिज़ल्ट देखेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे बिज़नेस करता क्या है। पहले बिज़नेस का पढ़ते हैं कि बिज़नेस करता क्या है, फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे और फिर आगे की चीज़ें देखेंगे कि है क्या चीज़ इसमें और करना क्या होगा। तो इसके 3 डिवीज़न है। कंडक्टर डिवीज़न है इसका। दूसरा ये ऑयल बनाती है, चाहे वो लुब्रिकेंट हो, चाहे ऑटोमोटिव ऑयल्स हो, और मोस्टली ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स बनाती है। और तीसरा जो इसका सेगमेंट है वो है केबल वाला सेगमेंट। अब हर टाइप की केबल जो होती हैं। तो अभी पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर डिवीज़न में अगर आप पहले रिज़ल्ट देखोगे तो ऑब्वियसली इन्होंने अपना जो कंसोलिडेटेड है उसका भी नंबर दिया है। कंसोलिडेटेड मतलब तीनों बिज़नेस का एक साथ नंबर इन्होंने दिया है, जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होता ही है। और बाकी तीनों डिवीज़न के अलग अलग से भी इन्होंने स्टैंड अलोन रिज़ल्ट दिए हैं। तो पहले सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर डिवीज़न का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो Q2 FY25 में 2299 CR का था। Q2 FY24 में 1943 का था, 1943 CR का था। और परसेंटेज चेंज देखेंगे तो एक साल में इसको हमें परसेंटेज चेंज अभी देखने को मिलेगा। तो एक साल में परसेंटेज चेंज कितना है? 18.3%। तो ठीक है, अच्छा है। 18-20% से ग्रो कर रही है कंपनी। बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छा इसीलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कंपनी का हिस्ट्री रहा है पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा इसने ग्रो किया है। और पूरे ट्रांसमिशन सेक्टर में, चाहे मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया हो या और भी कंपनीज बहुत सारी डिस्कस करी हैं, चाहे वो सिर्फ केबल्स बनाती हो, वायर्स एंड केबल्स बनाती है, पॉलीकैब, KEI, ये सब जो कंपनीज़ हैं ये काफ़ी टाइम से अच्छा कर रही हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही हैं। और इसका भी बात, वैल्यूएशंस आर डिफरेंट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली बिज़नेस की बात कर रहा हूँ कि बिज़नेस कैसा कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस पिछले कई सालों से 20-25-30% भी ऐसे ग्रो करता है। इसका 3 या CAGR भी देखेंगे तो आई थिंक 30 के अबव है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट 30 के अबव है। तो इसका बेस ऑलरेडी बहुत हाई है इसका ग्रोथ का। तो कंडक्टर डिवीजन में हुआ क्या? 18.3% आपको दिखेगा कि यार इसका 18.3 से ग्रोथ आया है और आप बोलेंगे अच्छा ग्रोथ है। लेकिन अगर आप मार्जिन चेक करेंगे नीचे पे जाके, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, एबिटा मार्जिन चेक करो, जो लास्ट वाली इसकी रो है वो पहले हुआ करता था 10.9% का Q2 FY24 में, और Q2 FY25 में वो हो गया 8.9% का। इनका जो गाइडेड रेंज होता है वो होता है 10 से 11% या 11 से 12% का। तो ऑब्वियसली गाइडेड रेंज से जो इनका एबिटा मार्जिन्स हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं। अब वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ रही है कंडक्टर डिवीज़न में। और दूसरा इसमें आप देखेंगे जो नीचे इन्होंने क्लैरिफिकेशंस लिखे हैं कि क्या क्या हुआ, उसमें आप थर्ड पॉइंट चेक करो। एक्सपोर्ट मिक्स इन Q2 FY25 वाज 18.7% वर्सेस 48.3 LY लास्ट ईयर। तो हुआ क्या, जब भी एक्सपोर्ट में इनका सामान जाता है ना, जो ये USA को भेजते हैं, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जो इनका सामान जाता है, वियतनाम वगैरह में, इंडोनेशिया, तो जो इनका ये सामान जाता है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट, हाई मार्जिन हो जाता है। चाहे वो सेम प्रोडक्ट बेचे, प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन सेम प्रोडक्ट का मार्जिन थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली कन्फिग्रेशंस अलग होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, बिकॉज आपको पूरे एक अलग ही ट्रांसमिशन नेटवर्क के कंडक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि वहाँ का ट्रांसमिशन नेटवर्क अलग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, लेकिन उसमें मार्जिन आपको हाई मिलता है। तो जितना आपका एक्सपोर्ट का परसेंटेज ज़्यादा होगा सेल्स में, उतना आपका मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। तो इस बारी प्रॉब्लम क्या हुआ, बिकॉज एक तो लास्ट ईयर का USA का सेल इनका बहुत हाई है। दूसरा, USA में इनका ये कहना है कि रेगुलेटरी डिलेज से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और 10-10 साल लग जाते हैं राइट ऑफ वे को क्लियर करने में, और टेंडर को निकालने में, उसको अप्रूवल में 10-10 साल लग जाते हैं। और इंडिया में टिपिकली ये टाइम, अभी तो ये इनका जितना मुझे ध्यान आ रहा है, कह रहे हैं कि चाइना में सबसे जल्दी होता है ट्रांसमिशन नेटवर्क का। कोई भी अगर राइट ऑफ वे क्लियर करना है, राइट ऑफ वे क्या होता है, आपको ट्रांसमिशन लाइन्स बिछानी है, तो आप रैंडमली कहीं नहीं बिछा सकते हो। अगर आपको बिछानी है, फिर उस रास्ते के बीच में कोई आएगा, कोई जैसे किसी का घर है या किसी का बिजनेस है या कुछ भी है, तो उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगता है। इंडिया में भी ये क्लियरेंस का जो प्रोसीजर है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो काफ़ी स्पीड में, काफ़ी फास्टली राइट ऑफ वे मिल जाते हैं, राइट ऑफ वे क्लियरेंसेस मिल जाता है।
तो एक्सपोर्ट कम हुआ, इस वजह से मार्जिन में कोई इम्प्रूवमेंट क्या, डिक्लाइन आया मार्जिन में, तो मार्जिन के इसीलिए सप्रेस हुए हैं। दूसरा, अब मैनेजमेंट आके कह रहा है कि कंडक्टर डिवीज़न में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत हाई हो गई है। पर्टिकुलरली कुछ क्वार्टर्स से, 4-5 क्वार्टर्स से तो चाइना बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा है। यूएसए में नहीं देता है चाइना कंपटीशन, बिकॉज़ यूएसए और इंडिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चाइना का कंडक्टर इतना आता नहीं है। अगर इंडिया में भी अगर कोई लिस्टेड सब्सिडियरी है चाइना की, जो इंडिया में लिस्टेड है, वो तो बना के बेच सकती है। लेकिन ऑब्वियसली चाइना के साथ चलता है ना इंडिया का थोड़ा जो क्लैशेस वगैरह चलते हैं, और थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट जिसे कहेंगे ट्रेड वॉर चलता है। तो यूएसए में भी तो ऑब्वियसली आपने पिछले कुछ टाइम पहले सुना होगा कि 25% से ज़्यादा उन्होंने 25% ड्यूटी लगा दी है एल्यूमिनियम कंडक्टर्स में भी, और बाकी स्टील के सामानों में भी। तो इसीलिए जो यूएसए और इंडिया में जो कंडक्टर्स हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है चाइना से, बट अक्रॉस द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी कंपटीशन है। और चाइना का कंडक्टर क्वालिटी, टेक्निक, और जिसे हम इनोवेशन कहें, ये सब कुछ ऑब्वियसली बहुत हाई है। बहुत मुश्किल होता है इंडिया को कम्पीट करने में, बट स्टिल अपार हैज़ बीन कम्पीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो एबिटा मार्जिन में इसीलिए प्रॉब्लम आया। दूसरा, ये क्या कह रहे हैं कि अच्छी बात इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे यूज़ होते थे ACSR कंडक्टर। सबसे पहले तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी सालों से ACSR कंडक्टर्स यूज़ होते थे। आपने जो अपने घरों के आसपास अगर कोई ट्रांसमिशन टावर है, लैटिस है, मोनोपोल है, कोई भी है, तो उससे जो टावर्स, जो कंडक्टर्स जाते थे, वो उन्हें हम कहते थे ACSR कंडक्टर्स। उसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड स्टील रीइंफोर्समेंट। स्टील में रीइंफोर्समेंट होता था बीच से, ताकि उसमें सैग ना आए। सैग मतलब अगर आपका कंडक्टर एक टावर से दूसरे टावर पे जा रहा है तो वो झूले ना, ज़्यादा झूलेगा तो थोड़ा सेफ्टी इश्यूज़ एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो ACSR कंडक्टर्स होते थे। लेकिन अब जब पावर की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ रही है, और ट्रांसफार्मर्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो गवर्नमेंट का भी फोकस है कि रिकंडक्टरिंग की तरफ ध्यान जा रहा है, कि जो पुराने ACSR कंडक्टर्स हैं उसको बदल के AL59 कंडक्टर्स हमको यूज़ करने हैं। और काफ़ी जगह रिप्लेस हो गए हैं, काफ़ी जगह प्रोसीजर चल रहा है। मैनेजमेंट का कहना ये है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ भी आई थिंक बात चल रही है कि कोई एक रिकंडक्टरिंग पॉलिसी बनाएं, क्योंकि पुराने कंडक्टर्स उतने अच्छी एफिशिएंटली पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं, पावर में लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो जब आप AL59 कंडक्टर्स से उसको रिप्लेस करेंगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, पावर लॉस ठीक हो जाएगी। बट AL59 कंडक्टर्स को बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत टेक्निक उसमें लगती है, बहुत टेक्नोलॉजी उसमें लगती है। तो अपार बहुत टाइम से बना रहे हैं, तो अपार के पास क्लियर लीडिंग एज है। और जो AL59 कंडक्टर है अपार का, बहुत अच्छा चलता भी है। दूसरा, इसका CTC कंडक्टर्स हैं, PICC कंडक्टर्स हैं। तो उसमें PICC का और इसका मतलब क्या होता है कि जैसे CTC कंडक्टर मैंने बताया, कॉपर ट्रांसपोज कंडक्टर्स, ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये वाइंडिंग में यूज़ होते हैं। आपने देखा है ट्रांसफार्मर, अगर आपको पता है तो कैसे बनता है, उसमें बहुत सारी मेटल शीट्स डलती हैं, और फिर बीच में एक लेयरिंग होती है, ताकि उसमें करंट, जैसे कहते हैं ना कि एडी करंट प्रोड्यूस ना हो, कि बिकॉज एडी करंट इज़ अ लॉस। अगर एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, गैप है दो मेटल प्लेट्स के बीच में, और वहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, तो वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा ठीक से, वहाँ लॉस हो जाएगा। तो पावर लॉस किसी को चाहिए नहीं होता है। तो हम मेटल की शीट्स के बीच में लेयरिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, ताकि वो एकदम चिपकी रहे। और फिर जब वो पूरा आपका, अब अगर आपने देखा है ट्रांसफार्मर का कोर, तो उसमें एक प्राइमरी साइड होती है, एक सेकेंडरी साइड होती है। सेकेंडरी साइड बड़ी होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, और प्राइमरी साइड बड़ी होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो जो पूरी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, उसमें जो वाइंडिंग होती है वो CTC कंडक्टर्स की होती है, और वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और अभी मैंने कल परसों एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि 2-3 साल तक तो जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर की, वो बहुत ज़्यादा आउटपेस करने वाली है डिमांड को, और कंपनीज़ को बहुत मुश्किल होने वाली है सप्लाई को मैच करने में फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। और इससे ज़्यादा तो मतलब अभी प्रेडिक्ट करना ठीक भी नहीं है। तो ट्रांसफार्मर्स की ये तो आपको मैं ये भी थोड़ा हिंट दे सकता हूँ कि अगर आपको कोई पता है, जो कंपनी ट्रांसफार्मर बना रही है, अगर आपको पता है तो आप उसके बारे में ज़रूर रिसर्च करें, बिकॉज ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है यहाँ से, वो बहुत ही ज़्यादा एक सब्सटेंशियल अपस्विंग आने वाला है उसमें। तो चाहे तो आप इसके बारे में भी और रिसर्च कर सकते हैं। तो रहा ट्रांसफार्मर की बात, अब ट्रांसफार्मर की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ट्रांसफार्मर में क्या लगेगा, वाइंडिंग होगी, एक कॉइल होगा, एक उसका कोर होगा, और उस पे जो वाइंडिंग होगी वहाँ पे आपका CTC कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। तो CTC कंडक्टर्स बोल भी रही है कंपनी की, बहुत ज़्यादा डिमांड में है CTC कंडक्टर्स। तो कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब हुई हैं, मार्जिन्स में कंप्रेशन आया है, कंपटीशन आया है। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जो इस तरफ जो मैंने बताई, इनका AL59 से रिप्लेस कर रहे हैं ACSR कंडक्टर्स को। और एक गाइडलाइन भी निकाली है जो CEA है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी,
उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली है कि जो भी आपका ट्रांसफार्मर है, अगर वो 400 एम्पीयर से ज़्यादा के करंट को मैनेज कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसमें आपको AL59 CTC कंडक्टर ज़रूर से लगाने होंगे, ताकि आपका पावर लॉस हो और यूटिलिटीज़ को ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो पावर लॉस का। तो ठीक है, ये इसका रहा कंडक्टर वाला डिवीज़न। दूसरा अब इसके डिवीज़न में आता है ल्यूब्रिकेंट, जो स्पेशलिटी ऑयल्स ही बनाती है। ल्यूब्रिकेंट ऑयल हो गया और ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया। अब मैंने बताया ट्रांसफार्मर की डिमांड बढ़ रही है, तो CTC कंडक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी। अब जब आपने कोर बना दिया ट्रांसफार्मर का, तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा ट्रांसफार्मर बनते कैसे, तो उसकी सप्लाई चेन आपको थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर मैंने बताया प्लेट्स डलती हैं, कोटिंग होती है, फिर ट्रांसफार्मर का एक बेसिकली जो उसमें चीज़ें लगती हैं, उसका एक ही आप ये कह सकते हैं दो ही उसके मिशन होता है कि एक तो आपको करंट को लॉस करने से बचाना है, एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि कोई अगर ट्रांसफार्मर अंदर ऑब्वियसली इतने हीट होता है, उसमें हीट होता है, तो हीट किस तरीके से ईजिली डिसेमिनेट हो जाए, बाहर निकल जाए और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना हो। तो उसके लिए भी हम ढकते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। दोनों चीज़ों के लिए, एक तो इंसुलेट करने के लिए आपको बहुत अच्छा एक ट्रांसफार्मर ऑयल चाहिए होता है। अगर आपको ज़्यादा पावर का ट्रांसफार्मर है, आपका बहुत ज़्यादा MVA सॉरी, गला थोड़ा ख़राब हो गया है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पावर का अगर आपका ट्रांसफार्मर है, तो उसमें आपको उतने ही अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर ऑयल भी चाहिए होगा। तो अब ये भी कंपनी ट्रांसफार्मर ऑयल बनाती है और इसका काफ़ी टाइम से सेल जो है ट्रांसफार्मर ऑयल का बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और आगे भी कंपनी कह रही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है ट्रांसफार्मर ऑयल का। और ये कंपनी जो ट्रांसफार्मर ऑयल बनाती है, वो ऐसा बेसिक तो ठीक है, वो तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये स्पेशलिटी ऑयल्स भी बनाती है, बहुत ही, जिसमें कहते हैं ना हाई ऑक्सीडेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ताकि वो जले ना, और उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये उस तरीके का ट्रांसफार्मर ऑयल बनाती है। और चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसी बहुत बहुत सारी जगह ऐसी, मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पे कोई ऐसा सप्लायर है नहीं, और कोई लोकल मैन्युफैक्चरर भी नहीं है जो इतनी अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर ऑयल बनाता है। तो इस डिवीजन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और आगे भी ग्रोथ का बहुत अच्छा स्कोप है। और लुब्रिकेंट ऑयल, ऑटोमोटिव ऑयल, ये सब तो आपको पता ही है क्या होते हैं, और इसमें भी इसका ग्रोथ अच्छा आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ ग्रोथ की बात करेंगे, तो 12% का YoY का ग्रोथ आया है। इस क्वार्टर में अच्छा नहीं है, तो इट डजंट मीन कि एक क्वार्टर ऊपर नीचे तो हो जाता है। इट्स अ बिजनेस एट द एंड। क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी मूविंग वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन अगर लगातार ख़राब आ रहा है तो उसको हम ख़राब कहेंगे। और इसमें गाइडेंस भी अच्छा है इनका ऑयल वाले डिवीजन का। तो एबिटा की मैं बात करूं, एबिटा बढ़ा है 34% से। तो अब जो थर्ड रो है जो, ठीक है, रेवेन्यू मैंने बताया सिर्फ 12% से बढ़ा है। अगर मैं ऊपर वाले केस में बताता ना तो उसमें एबिटा कम परसेंट से बढ़ा था, और 18% से आपका रेवेन्यू बढ़ा था, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है। जब ऑपरेटिंग लेवरेज मिसिंग होता है, तो आपको समझना है कि कंपटीशन ज़्यादा है। इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत है, 12% से, सिर्फ 12% से टॉप लाइन बढ़ा है। एबिटा आप देखेंगे जाके 34% से बढ़ा है, तो यहाँ पे क्लियरली ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मतलब कॉम्पिटिशन कम है। जितने प्राइस पे कंपनी चाह रही है अपने ऑयल्स को बेचना, या ट्रांसफार्मर ऑयल को, लुब्रिकेंट ऑयल को, उतना इसको मिल जा रहा है, उतना पैसा, तो उसका ऑब्वियसली मार्जिन्स प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। और एबिटा मार्जिन की मैं बात करूँ, कम है 5.1, पहले मतलब बड़े हैं, लेकिन अभी भी कम है, ऑन द लोअर साइड है, या आगे जाके बढ़ाने की इसका स्कोप रहेगा। तो 5.1 है, जो पिछले साल था, जो इसका एबिटा मार्जिन था, अभी 6.1 हुआ है, तो विच इज़ द गुड साइन। बाकी आप ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये आप पॉज करके देख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। अब एक्सपोर्ट भी इसमें बहुत अच्छा है, 44% का एक्सपोर्ट रहा है इस बारी। पिछले बार 47 था, लेकिन जिस हिसाब से कंडक्टर में एक्सपोर्ट तो एकदम आधे पे आ गया है, तो उस हिसाब से उतना प्रॉब्लम नहीं आया। बाकी केबल का जो डिवीजन है, उसमें आप देखो जो रेवेन्यू है वो 39% से बढ़ा है, और जो एबिटा है वो सिर्फ 21% से बढ़ा है। तो अगर इसमें भी आपको समझ आ रहा होगा कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है, बिकॉज रेवेन्यू ज़्यादा पेस से बढ़ा है। रेवेन्यू इज़ अ मिक्सचर ऑफ योर प्राइसिंग एंड योर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आपने बढ़ा दिया ग्रोथ, बिकॉज आपने प्राइसेस कम किए, तभी तो आपका एबिटा कम आया ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ये सारी को रिलेटेड रहती हैं चीज़ें। इसमें तो आप अगर थर्ड पॉइंट चेक करेंगे ना नीचे, तो इन Q2 एक्सपोर्ट मिक्स वाज एट 29% वर्सेस 44.5% लॉन्ग जो लास्ट ईयर। तो ऑब्वियसली इसमें एक्सपोर्ट, केबल का एक्सपोर्ट वाला डिवीजन भी कम हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई गई। और एबिटा मार्जिन आप अगर देखेंगे तो 140 बेसिस पॉइंट से डाउन रहा है पिछले साल के हिसाब से। तो अगेन कॉम्पिटिटिव प्रेशर, तो एबिटा मार्जिन में कंप्रेशन आता है, बिकॉज इन्होंने लिखा है ड्यू टू ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव प्राइस लेवल्स एंड हायर मिक्स ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। दोनों चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी कोई भी कंपनी, तो चांसेस होते हैं कि उसको मार्जिन में एक एक्सपेंशन आता है, और जितना कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम रहती है, तो उतना भी मार्जिन में एक्सपेंशन आता है। तो उस हिसाब से आपको देखना है इन दोनों के बारे में। और इसका अगर कंसोलिडेटेड मैं बात करूं,
तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देखो। कंसोलिडेटेड 18.4% से रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा सिर्फ और सिर्फ 7.8% से बढ़ा है। तो मतलब क्लियरली यहाँ पे लेवरेज खो चुकी है कंपनी। और एबिटा मार्जिन देखें तो 9.5 का था पिछले साल, Q2 FY24 की मैं बात कर रहा हूँ, और Q2 FY25 में मार्जिन हो चुका है 8.7% का। तो यहाँ पे भी एक मार्जिन का कंप्रेशन जब इतना ज़्यादा होता है ना एक ही बार में, तो ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट का 1% का मार्जिन का कंप्रेशन है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम पे कंपनी को। बोलेगा नहीं कोई, मैनेजमेंट आके बोलेगा नहीं कि हमको दिक्कत हो रहा है, बट नंबर्स स्पीक फॉर द मैनेजमेंट इटसेल्फ। बाकी पैट मार्जिन देखें तो 4.4% से लुढ़क के वो 4.2% पे आ गया। तो वो भी एक ख़राब चीज़ है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं हुआ इस बारी इस कंपनी का। अब आगे का मेरा ये है कि ऑप्टिकली देखा जाए तो ग्रोथ इस कंपनी में रुकी नहीं है, ग्रोथ कंसिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, वो तो हमको समझ आता है, लेकिन कोई ग्रोथ रुकी नहीं है। और पिछले 2 सालों से जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही थी। तो उस हाई ग्रोथ पे जो इसने ग्रोथ किया है वो ऑलरेडी बेस हाई हो गया। अब उस पे अगर 20-25% से इसको ग्रो करना है तो वो दिक्कत होगी। तो करंट लेवल पे इस तरीके का अगर परफॉर्मेंस इसका रहा तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगेगा। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों को, अगेन मूविंग वेरिएबल्स हैं, इतने सारे ट्रांसमिशन नेटवर्क मैंने आपको बताया, जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया उसमें कितना सारा ट्रांसमिशन नेटवर्क आएगा, जो केबल्स बिछेंगी, कंडक्टर्स बिछेंगे। तो दोनों में है, ये प्रेजेंट है, दोनों डिवीजन में प्रेजेंट है। और इनफैक्ट जो उसका आधा पार्ट है, जो सबस्टेशन वाला पार्ट है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान का, मैंने बताया ना, ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ से ज़्यादा उसमें खर्चा होना है अगले 3-6-7 सालों में। तो आधा खर्चा होगा आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क में, ट्रांसमिशन साइड में, और आधा खर्चा होगा डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, जिसमें सबस्टेशन वगैरह आते हैं। तो ये तो सबस्टेशन वालों को भी केटर करती है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर आ गया। बाकी उसमें और चीज़ें भी आती हैं, कैपेसिटर बैंक्स, इंसुलेटर्स, लाइटनिंग, जो उसकी जो आपको बिजली से बिजली जब गिरती है तो उससे जो बचाता है आपका ट्रांसफार्मर को, जो पूरा सबस्टेशन को बचाती है। अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें सबस्टेशन में, लेकिन ट्रांसफार्मर उसका एक बहुत मेजर पार्ट होता है, और उसमें ये ट्रांसफार्मर ऑयल बनाती है। तो देखा जाएगा कि आगे जिस हिसाब से ट्रांसमिशन सेक्टर ग्रो करता है, जिस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कभी ये 40 के पी के नीचे मिलता है ना, तो कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आज जाके लो, 1 हफ्ते बाद जाके लो, 1 महीने बाद जाके लो, कभी भी उसको वॉच लिस्ट में डाल के रख दो, बैठ जाओ। कहीं ना कहीं जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो अच्छे से अच्छा स्टॉक गिरता है विदाउट एनी रीज़न। तो जहाँ पे आपको 40 से नीचे मिला है तो थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है, बट आपको बिज़नेस को देखना नहीं छोड़ना है कि बिज़नेस कैसा कर रहा है, पूरा इन्वायरमेंट कैसा कर रहा है। आपको पूरा सप्लाई समझना पड़ेगा। बिना ये सब समझे आप इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं, और वो कैलकुलेटेड भी नहीं रहेगा। तो ठीक है, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही है, और ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।